बेटा लास्ट क्लास में अगर आपको याद हो तो हमने एनर्जी की बात की थी। एनर्जी ऑफ सैटेलाइट। इसमें एक तो काइनेटिक एनर्जी की बात की, क्या एक्सप्रेशन था काइनेटिक एनर्जी का, दूसरा पोटेंशियल एनर्जी, और तीसरा हमने टोटल एनर्जी की भी बात की। काइनेटिक एनर्जी था 1/2 या ऐसे लिख देता हूँ सीधा, Gmm by twice of R plus H। पोटेंशियल एनर्जी है -Gmm by R plus H, और टोटल एनर्जी है -Gmm by twice of R plus H। ठीक है, यहां खत्म किया था शायद। इन एक्सप्रेशंस को देखिए और इन एक्सप्रेशंस के बेसिस पे मुझे बताओ व्हाट इज K बाय E, काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाय टोटल एनर्जी कितनी होगी, एंड व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी डिवाइडेड बाय टोटल एनर्जी, मींस व्हाट इज U बाय E। K बाय E कितना होगा, ध्यान से देखिए बेटा, -Gmm by twice of R plus H divided by -Gmm, सॉरी माइनस नहीं था, कैंसिल हो जाएगा, -1 बचेगा। चेक करिए, तो यू कैन से काइनेटिक एनर्जी इज नेगेटिव ऑफ द टोटल एनर्जी, एंड जो U बाई E है, यहां से देखिए U बाई E -Gmm डिवाइडेड बाय R प्लस H डिवाइडेड बाय -Gmm ओवर ट्वाइस ऑफ R प्लस H। ये Gmm by R plus H कैंसिल, दिस विल बी इक्वल टू 2। ठीक है, देखो माइनस माइनस भी कैंसिल हो जाएगा, सो U इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ E। ठीक है, ये हमने जो डेरिवेशंस करी थी उनके बेसिस पे ये हमारे पास और रिलेशन आ गए। अगर हमें टोटल एनर्जी पता चलेगी, टोटल एनर्जी अगर पता होगी तो उसको डबल करेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी, और टोटल एनर्जी को नेगेटिव करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी। कॉन्ट्राडिक्शन दिख रही है बेटा, यहाँ एक, यहाँ ऐसा दिख रहा है, देखो हमने ये पढ़ा है कि डबल करेंगे तो वैल्यू बढ़ जाती है, तो इसका मतलब ये हुआ पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक टोटल एनर्जी से ज्यादा है, बट ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता है, क्योंकि जो हमारी टोटल एनर्जी है वो तो K प्लस U है, तो फिर पोटेंशियल एनर्जी तो कम है ना टोटल से, लेकिन यहाँ लिखा है पोटेंशियल एनर्जी इज डबल ऑफ द टोटल एनर्जी। यस, नेगेटिव का डबल होगा ना, अगर जैसे -8 का डबल होगा तो वो -16 होता है, जो कि कम है -8 से। ये नेगेटिव एनर्जी का डबल है। एंड सिमिलरली देखो, काइनेटिक एनर्जी हमेशा पॉजिटिव होती है, लेकिन यहाँ लिखा हुआ है कि काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव है। एक्चुअली काइनेटिक एनर्जी अभी भी पॉजिटिव है, क्योंकि ये E खुद ही एक नेगेटिव वैल्यू है। टोटल एनर्जी, यस सर, द टोटल एनर्जी of a satellite is always negative। ठीक है, एंड देयरफॉर हम ये बोलेंगे काइनेटिक एनर्जी इज ऑलवेज पॉजिटिव। काइनेटिक एनर्जी इज नेगेटिव ऑफ E, तो काइनेटिक एनर्जी विल ऑलवेज बी पॉजिटिव। इन द सिमिलर वे पोटेंशियल एनर्जी विल बी लेस देन द टोटल एनर्जी।
ठीक है, द कॉन्ट्राडिक्शंस आर रिजॉल्व्ड। पोटेंशियल एनर्जी जो है वो भी टोटल एनर्जी से कम है, और काइनेटिक एनर्जी जो है वो भी नेगेटिव नहीं है। इनफैक्ट ये सारी कॉन्ट्राडिक्शन रिजॉल्व हो जाएंगी, क्योंकि हमारा जो ई है वही नेगेटिव है। तो अगर इन एनर्जीज को प्लॉट करना है, मतलब ग्राफ बनाना है बिटवीन डिफरेंट एनर्जीज, काइनेटिक, पोटेंशियल एंड टोटल, ग्राफ बनाना है बिटवीन एनर्जीज एंड द हाइट। देखो यहाँ ये जो बेटा R प्लस एच है, हमारे पास ये प्लेनेट है, प्लेनेट का रेडियस है R, और प्लेनेट के सरफेस से h हाइट ऊपर है हमारे पास सैटेलाइट। ठीक है, तो ये जो डिस्टेंस है इसे हम स्मॉल r भी बोल सकते हैं। मतलब स्मॉल r क्या ले सकते हो आप, कैपिटल R प्लस एच, पहले भी लेते थे। इसलिए बेटा अगर आप काइनेटिक एनर्जी की बात करो, इट विल बी Gmm/2r, दिस R प्लस एच इज स्मॉल r। अगर पोटेंशियल एनर्जी की बात करो, -Gmm/r। अगर टोटल एनर्जी की बात करो, माइनस Gmm/2r। ठीक है, थोड़ा सिंपल करके लिख दिया, R प्लस एच की जगह क्या लिख दिया मैंने, R प्लस एच की जगह स्मॉल r लिख दिया हर जगह। ठीक है, अब अगर मैं बोलूं कि ग्राफ प्लॉट करना है एनर्जीज के बीच में और R के बीच में, R क्या होता है, R इज द, R हो गया डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ प्लेनेट। मतलब सैटेलाइट का डिस्टेंस है फ्रॉम द सेंटर ऑफ प्लेनेट, या अगर हमने अर्थ माना है तो अर्थ। Gmm/2r, this is like y equal to 3/x, 2/x, 5/x, y equal to k/x का ग्राफ। क्योंकि ये सारे फैक्टर्स तो कांस्टेंट है, सिर्फ ये r ही वेरिएबल है। तो इन्हीं कांस्टेंट फैक्टर्स को अगर k बोल दें तो y इक्वल टू k/x का ग्राफ ऐसा बनेगा। ये काइनेटिक एनर्जी का वेरिएशन है विद हाइट। g कांस्टेंट है, m कांस्टेंट है, m कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट, r वेरिएबल है, क्योंकि अगर सैटेलाइट यहाँ है तो r इतना, अगर सैटेलाइट यहाँ हुआ तो r कुछ और होगा, यहाँ हुआ तो r कुछ और होगा। ऐसे ही मैं दो एनर्जी, ये भी देखो ये नेगेटिव है, सेम वेरिएशन है लेकिन नेगेटिव। तो मुझे बताओ, मैं दोनों यहाँ बना देता हूँ, आप मुझे ये बताओ दोनों को देख के कि दोनों में से E कौन सा है और U कौन सा है। लाइक मैं इसको बोल दूंगा 1 इज फॉर काइनेटिक एनर्जी, 2 कौन सी एनर्जी है, 3 कौन सी एनर्जी है। So 2 potential energy. 2 इज पोटेंशियल, 3rd इज टोटल। अरे अभी आपको ये बताया मैंने कि टोटल एनर्जी हमेशा पोटेंशियल एनर्जी से ज्यादा है। ये वैल्यू बढ़ी है कि ये वैल्यू, थर्ड कैसे बढ़ी है, नेगेटिव वैल्यू कम, अभी -8 बढ़ा है कि -16 बढ़ा है, बोलो। तो -8 यहाँ होगा, -16 यहाँ होगा, तो इसका मतलब ये E है और ये U है। यही तो कॉन्ट्राडिक्शन अभी बताई आपको कि जो नेगेटिव में जो छोटी वैल्यू होगी दैट एक्चुअली इज बिगर वैल्यू। ठीक है, ठीक है आदित्य। Yes, sir. अगर ये -8 है तो ये -16 है ना, तो -8 इज E, क्योंकि एनर्जी इज बिगर।
तो ग्राफ को रिपीट करना वापिस। बेटा y इक्वल टू k बाय x का ग्राफ कैसा होता है? हाइपरबोला होता है, ये बनाया वही। सर अगर माइनस k बाय x होगा तो ये बनेगा, माइनस k बाय 2x होगा तो और कम हो जाएगा। यस सर। बस, क्योंकि ये सब तो कांस्टेंट है ना। हाँ, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, कांस्टेंट है ना। फिर बेटा एक स्पेशल टाइप ऑफ सैटेलाइट के बारे में पढ़ेंगे। It is called as geostationary satellite. जियो का मतलब अर्थ, स्टेशनरी मतलब एक ही जगह पे जो रुका है, स्टेशनरी मतलब जो रेस्ट पे है। एक ऐसा सैटेलाइट, कभी सैटेलाइट रेस्ट पे तो हो नहीं सकता, लेकिन अगर हमें लग रहा है वो रेस्ट पे है, देखो जैसे दो बॉडीज अगर सेम स्पीड से चल रही हैं, सेम डायरेक्शन में, रिलेटिव मोशन में पढ़ा था, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस तो चेंज होगा नहीं, हम बोलेंगे ये इसके रिस्पेक्ट में या ये इसके रिस्पेक्ट में रेस्ट में है। तो एक ऐसा सैटेलाइट which is stationary with respect to earth. A satellite which is at rest, stationary means okay, with respect to earth is known as geostationary satellite. Actually रेस्ट में नहीं है, अर्थ के रिस्पेक्ट में जो स्टेशनरी होता है उसके ऑर्बिट को जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट बोलते हैं। द ऑर्बिट ऑफ ए geostationary satellite is known as geo the orbit of a geostationary satellite is known as geosynchronous orbit. Synchronous होता है सिंक्रोनाइजेशन। हमें हमेशा दिखेगा एक ही जगह, घूमता हुआ नहीं दिखेगा हमें। अगर हम टेलीस्कोप से भी उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, हाँ, उसका टाइम पीरियड उतना ही होगा जितना अर्थ का रोटेशनल टाइम पीरियड होता है। कितना होता है? 1 डे 24 आवर्स। ठीक है, तो यहीं से इसकी डेफिनेशन मतलब इसका टाइम पीरियड भी पता चल गया। इट्स टाइम पीरियड इज 24 आवर्स। जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है उसका टाइम पीरियड 24 घंटे होता है। बेटा अगर हमें किसी सैटेलाइट का टाइम पीरियड पता हो, हम उस सैटेलाइट की हाइट भी फाइंड कर सकते हैं। आपको याद होगा प्रीवियस क्लास में हमने हाइट का एक्सप्रेशन डिराइव किया था। द हाइट ऑफ ए सैटेलाइट इज h is equal to gmt square divided by 4 pi square power 1/3 minus r। यही एक्सप्रेशन है, कुछ और है? चेक करो सर, यही है। तो अभी देखो हमें टाइम पीरियड पता चल गया, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट की आपको रिक्वायरमेंट पता चल गई, टाइम पीरियड शुड बी 24 आवर्स। So now we know this time period, we write gm into t square
अर्थ का सैटेलाइट है तो मास ऑफ अर्थ इज आल्सो नाउन। ठीक है, इसी एक्सप्रेशन को थोड़ा सा अगर सिंपल फॉर्मेट में लिखना है, देखो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, स्मॉल जी जो है दैट इज इक्वल टू जी एम बाय आर स्क्वायर। तो इस जी एम की जगह क्या लिख सकते हैं बेटा, जी आर स्क्वायर। देयरफॉर एच इज इक्वल टू जी आर स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई स्क्वायर पावर 1/3 माइनस आर। अब ये वैल्यूज डालना आसान लगेगा आपको। टाइम पीरियड कितना है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का, 24 आवर्स। दिस मीन्स इट इज इक्वल टू 24 इंटू 3600 सेकेंड। 1 आवर होता है 3600 सेकेंड, तो 24 आवर हो गया उसका मल्टीपल। देयरफॉर एच कितना हो जाएगा बेटा, देखो स्मॉल जी का वैल्यू कितना है 9.8, आर स्क्वायर मतलब 6.4 इंटू 10 स्क्वायर 6 का स्क्वायर, कैपिटल आर इज रेडियस ऑफ अर्थ। टी स्क्वायर मतलब 24 इंटू 3600 स्क्वायर 4 इंटू 3.14 स्क्वायर माइनस आर। ठीक है, डोंट फॉरगेट दिस, 6.4 इंटू 10⁶ मीटर। सब वैल्यूज पुट करो, करो जरा कैलकुलेट कितना आता है, देखते हैं फिर। ठीक है, ये सारी वैल्यूज आपको नाउन वैल्यूज हैं बेटा, ये सारी की सारी। तो कैलकुलेट करके ये आता है 35,930 इंटू 10⁻³ मीटर विद ऑल द कैलकुलेशंस। आपको कैलकुलेशंस तो नहीं करनी है, बट जैसे आपको ये याद रखना है कि जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का टाइम पीरियड होता है 24 आवर्स। इन द सिमिलर वे आपको ये भी याद रखना है कि उसकी जो हाइट है 35,930 किलोमीटर होती है। ठीक है, इस 10⁻³ मीटर को आप किलोमीटर बोल सकते हो। देयरफॉर h इक्वल्स टू 35,930 किलोमीटर। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट कितनी ऊपर है, अप्रोक्सीमेटली 36,000 किलोमीटर। तो हमारे इन जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स का क्या पर्पस होता है बेटा, हमारे जितने भी कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स हैं, all communication satellites are geostationary satellites. देखो अगर ये अर्थ है, ये अर्थ का ऑर्बिट है, अर्थ का ऑर्बिट नहीं,
ये उस सैटेलाइट का ऑर्बिट है अराउंड द अर्थ। इस ऑर्बिट को बोलते हैं जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट। और ये जो इसकी हाइट है ये वाली, ऐसे आप देखने में ऐसे समझो, मैं ऐसे बताता हूँ कि अगर ये अर्थ है तो ये जो हाइट है ये अप्रोक्सीमेटली 36,000 किलोमीटर है सरफेस से। ठीक है, ये जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का, तो हम ऐसे भी बोलते हैं बेटा, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट के ऑर्बिट का एक नाम और है, इसको पार्किंग ऑर्बिट बोलते हैं। पार्किंग। यस, ऐसा लगता है कि वहां पार्क करती है किसी ने, जैसे गाड़ी पार्क करते हैं, रुक जाती है गाड़ी, लेकिन एक्चुअली वो पार्क नहीं है। पार्क होगा तो गिर जाएगा, वो तो घूम रहा है। ठीक है, बस ये है कि जितने टाइम हम भी तो घूम रहे हैं अर्थ के साथ साथ, अर्थ स्टेशनरी थोड़ी है। तो हमारा रोटेशनल टाइम पीरियड या अर्थ का रोटेशनल टाइम पीरियड और इस प्लेनेट का रेवोल्यूशन टाइम पीरियड सेम है। So it appears stationary, that's why it's parking orbit या geosynchronous orbit। और बेटा जो पार्किंग रेडियस है, हाँ, r+h सेंटर ऑफ अर्थ से, ये है हमारे पास कैपिटल R, ये है हमारे पास h, तो पार्किंग रेडियस हो गया r+h। सो वी हैव स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल R। कितना है बेटा? 6400। 4 into 10⁻⁶ मीटर। अभी किलोमीटर में लिख रहा हूँ बेटा मैं दोनों, क्योंकि वो मैंने किलोमीटर में लिखा है। 6400 plus 36,000 है। This will be, parking radius will be 42,400 kilometer। तो बताओ इसकी जो वेलोसिटी होगी, ऑर्बिटल वेलोसिटी जो होगी, आपने कैलकुलेट किया था बेटा, अर्थ के सरफेस के पास होती है 8 किलोमीटर पर सेकेंड। तो एक जियो स्टेशनरी सैटेलाइट ये किस वेलोसिटी से घूम रहा है पता है? उसको भी तो बोलेंगे हम ऑर्बिटल वेलोसिटी ही। ऑर्बिटल वेलोसिटी हाइट बढ़ने के साथ साथ कम होती है, ये भी पता है सबको। ऑर्बिटल वेलोसिटी v0 इक्वल टू gm/r+h का स्क्वायर रूट, ये याद है एक्सप्रेशन, है ना? g का वैल्यू, m का वैल्यू, इनफैक्ट जब हमने h को 0 पुट किया था तो इतना ही आया था, और वही आता है अप्रोक्सीमेटली कितना, 8। एक लाइन लिखवाई थी परसों, और हाइट बढ़ने के साथ साथ ऑर्बिटल वेलोसिटी कम होती है। तो ये तो हाइट बड़ी ही ज्यादा है, इनफैक्ट ये तो रेडियस से भी 5 टाइम्स ज्यादा है, 5 से भी ज्यादा टाइम्स। तो ऑर्बिटल वेलोसिटी जो होगी वो 8 से बहुत कम है, इट इज 3.1 किलोमीटर पर सेकेंड। तो ये डेटा आपने याद रखना है बेटा, इसको डेटा बोलता हूं मैं। जो भी इंफॉर्मेशन, यूजफुल इंफॉर्मेशन होती है, दैट इज कॉल्ड एज डेटा। हाँ, कम से कम इतनी, इससे ज्यादा जितनी मर्जी हो, कम से कम इतनी देनी पड़ेगी। ज्यादा देने के लिए तो ज्यादा खर्च क्यों करें फिर हम। तो क्या क्या याद रखोगे? जो ये जियो स्टेशनरी सैटेलाइट होता है, इसके क्या क्या पैरामीटर याद रखोगे? जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का सबसे पहले याद रखोगे टाइम पीरियड 24 आवर्स होता है। फिर इसकी हाइट याद रखोगे 36,000 किलोमीटर होती है, और फिर इसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी याद रखोगे 3.1 किलोमीटर पर सेकंड है। ध्यान देना इस चीज को, वो भी 8,000 मीटर पर सेकंड थी, इसको ऐसे लिखा था 7.92 इंटू 10⁻³ मीटर पर सेकंड, या 7.92 किलोमीटर पर सेकंड।
सर इतनी स्पीड से अगर हम धरती पे चलते तो मेरे ख्याल से टाइम पीरियड भी हमें कम ही लगेगा डिस्टेंस पे पहुंचने में। हाँ, ये स्पीड हमारे लिए तो मुश्किल है ना। 1 सेकंड में 3 किलोमीटर हम चलेंगे तो बॉडी जल जाएगी हमारी। 1 सेकंड में 3 किलोमीटर, खुद इमेजिन करो। ये सेकंड हो गया, ये सेकंड खत्म, तुम यहाँ से 3 किलोमीटर दूर पहुंच गए। सुपरमैन से भी सुपर। ठीक है। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट बेटा कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स होते हैं। कम्युनिकेशन मतलब जो हमारा रेडियो वेव्स की हेल्प से कम्युनिकेशन होता है। क्या होता है देखो, ये कोई मान लो कोई रेडियो स्टेशन है, ये उसका एंटीना है जो सिग्नल को ट्रांसमिट कर रहा है। ये सैटेलाइट है जो सिग्नल को रिसीव करता है, रिसीव भी करता है एंड देन रीट्रांसमिट भी करता है। अब अगर सिग्नल यहाँ पर भेजा, ये घूम रहा है या ऐसे घूम रहा है, मान लो अर्थ भी ऐसे वेस्ट टू ईस्ट रोटेट कर रही है, थोड़ी देर बाद ये सैटेलाइट तो घूमते घूमते यहाँ पहुंच जाएगा, है ना, क्योंकि सैटेलाइट तो हमेशा घूमता रहता है। तो अर्थ भी रोटेट होके यहीं आ जाएगी। मतलब अगर यहाँ से, तो ऐसे लगेगा जैसे हमेशा सामने ही पड़ा है। तो यहाँ से सिग्नल भेजा और यहाँ से वापस भी आ गया, तो इट विल अपीयर लाइक, देखो अपीयरेंस कैसी होगी कि ये अगर सैटेलाइट है, ये गया सिग्नल और ये आया सिग्नल, पोजीशन दोनों की चेंज हो गई है, लगेगा नहीं लेकिन, दोनों का चेंज हो गया। हाँ, लेकिन टाइम पीरियड सेम है, सो इट विल अपीयर स्टेशनरी। इसलिए कम्युनिकेशन सैटेलाइट हमेशा जियो स्टेशनरी ही होना चाहिए। ये नहीं हो कि इस एंटीना ने सिग्नल भेजा और तब अभी ये एंटीना यहाँ आ गया, क्योंकि एंटीना रेस्ट पे तो है नहीं ना, और ये सैटेलाइट यहाँ आ गया, उसके लाइन ऑफ साइट से निकल गया, तो फिर उसको कैसे भेजेगा, ट्रांसमिशन और रिसेप्शन नहीं हो पाती। इसलिए जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स होते हैं दे आर ऑफ जियो स्टेशनरी टाइप। और अगर टेक्निकली पूरी अर्थ का कवरेज करना है तो कम से कम 3 जियो स्टेशनरी सैटेलाइट चाहिए। ऐसे पूरी अर्थ का कवरेज करने के लिए मिनिमम 3, पूरी अर्थ में कम्युनिकेशन करने के लिए। यहाँ कोई आदमी है, यहाँ भी भेज सकता है सिग्नल, फिर ये इधर कैसे भेजेगा, क्योंकि एक्चुअली ये 3 डायमेंशनली सोचो ना आप, इट इज लाइक इधर और इधर वाला तो दिखेगा नहीं उसको, तो वो इधर भेजेगा, यहाँ से यहाँ, यहाँ से वहां और वहां से यहाँ। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? ये अर्थ है, ये ग्लोब है, somebody is here and the other person is here, तो ये तो बीच में से थोड़ी कोई कम्युनिकेशन करेंगे। इसके लाइन ऑफ साइट में ये है, इस सैटेलाइट के लाइन ऑफ साइट में ये है, ठीक है, और उसके लाइन ऑफ साइट में ये आ जाएगा। तो मिनिमम minimum 3 geostationary satellites. Minimum 3 geostationary satellites are needed for the complete coverage of Earth. और देखें बेटा, there is another category of satellites जिनमें बोलते हैं polar satellites. जो जियोस्टेशनरी सैटेलाइट होता है वो तो बड़ी बड़ी ऊपर है, उसकी हाइट बड़ी ज्यादा है। जो ये पोलर सैटेलाइट्स होते हैं, these are also called as low altitude satellites. ठीक है, 100 to 400 किलोमीटर फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ। इसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी ज्यादा होगी ऑब्वियसली,
8 से तो कम ही होगी, फास्ट होंगे ये बड़े। 8 तो 0 हाइट पे होती है, तो इसको भी आप अप्रोक्सीमेटली 0 हाइट ही बोल के ये बोल सकते हो कि ऑलमोस्ट 8 ही होगी। ये अर्थ है, यू नो दीज आर द पोलर रीजन्स। तो अबाउट पोल्स जो ऑर्बिट होगा वो ये होगा, इस ऑर्बिट को बोलते हैं पोलर ऑर्बिट। ये अर्थ है कि ये वाला ऑर्बिट है पोलर ऑर्बिट। अर्थ घूम रही है, हाँ कैसे भी घूम सकता है, ऑल्सो भी अदर वे राउंड। इसमें डायरेक्शन इज नॉट इम्पोर्टेंट, किसी भी डायरेक्शन में ऐसे या ऐसे, दैट डजंट मैटर। तो ये जो ऑर्बिट है बेटा, इस ऑर्बिट को बोलते हैं पोलर ऑर्बिट। द ऑर्बिट ऑफ सैटेलाइट अबाउट द एक्सिस, ये आपकी देखो एक्सिस आ गई है, इसको बोलते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये जो पोलर सैटेलाइट्स हैं, इनका सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या है? दे आर यूज्ड एज रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स। The polar satellites are remote sensing satellites. Remote sensing is any kind of photography. दूर से सेंस करना। मैंने आपको पहले बताया था, there must be some regions, there are some regions जहां जाना बड़ा आसान नहीं है। some polar region, some Antarctic region ऐसे। तो ये पोलर सैटेलाइट क्या करता है? यहाँ की पिक्चर्स खींचता है, फोटो खींचता है। यहाँ these satellites are fitted with high resolution cameras, ठीक है? तो वो उस रीजन के फोटोग्राफ्स ऑडियो फॉर्म में, ये वीडियो फॉर्म में या स्टिल फोटोग्राफी जैसे होती है वैसे दोनों फॉर्म में, वीडियो कैमरास एंड सब कुछ लगा होगा उसमें। बड़े हाई रेजोल्यूशन कैमरा होंगे जो इन रीजन्स की फोटोग्राफ्स लेते रहेंगे। इनफैक्ट हमारे जो स्पाइंग सैटेलाइट्स होते हैं वो भी इसी कैटेगरी में आ सकते हैं। स्पाइंग तो नहीं बोल सकते, कोई किसी कंपनी का अपना सैटेलाइट होगा, ठीक है? कोई ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है, दे हैव देयर ओन सैटेलाइट्स। पूरी अर्थ की इंफॉर्मेशन एक सैटेलाइट कलेक्ट कर सकता है। जैसे वहां हमें कम से कम 3 सैटेलाइट चाहिए फॉर द कंप्लीट कवरेज, अगर कम्युनिकेशन करना तो। लेकिन अगर सिर्फ इंफॉर्मेशन चाहिए तो 1 सैटेलाइट, एक टाइम पे नहीं मिलेगी सारी इंफॉर्मेशन, बट एक ही सैटेलाइट से मिल जाएगी। कैसे? देखो, ये अर्थ अपने एक्सिस में ऐसे रोटेट कर रही है, सैटेलाइट आया, यहाँ से फोटो लिए, चला गया। अगली बार जब आएगा ना तो दूसरे रीजन का फोटो लेगा। अगली बार जब आएगा, क्योंकि इसकी तो ऑर्बिटल वेलोसिटी बड़ी ज्यादा है, तीसरे रीजन का फोटो लेगा। और सिर्फ यहाँ से नहीं, इधर भी पूरी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता जा रहा है। सो 1 सैटेलाइट, 1 पोलर सैटेलाइट is enough for the complete coverage of Earth. देखो, ये जो अर्थ हम बोलते हैं, हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत बड़ा प्लेनेट है। यूनिवर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से तो एक डॉट की तरह ही है, ठीक है? बट हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बड़ा प्लेनेट है और इसमें बहुत ज्यादा, मोस्ट ऑफ दिस वॉल, दिस सरफेस इज कवर्ड विद वाटर। इनफैक्ट 70% तो सी है। तो अभी हमें वो चीज नहीं इमेजिन होती कि कितना समुद्र, हम बोलते होगा थोड़ा सा, बट पूरी अर्थ में 70% सी है। इसका मतलब वी आर जस्ट 30% ऑफ दिस लैंड मास इज जस्ट 30%। तो यहाँ सी के अंदर भी कई सारे पोटेंशियल फिशिंग जोन्स होंगे, ठीक है? कोई ऐसे रीजन हो गए वहां भी जाना नहीं है, आसान नहीं है या बड़ा कॉस्टली पड़ता है। तो सैटेलाइट की हेल्प से वी कैन आल्सो लोकेट सम पोटेंशियल एरियाज विद इन द सी, पोटेंशियल फिशिंग जोन्स या कोई और पोटेंशियल एरिया, ठीक है, ऑफ एनी पर्टिकुलर इंपॉर्टेंस, वो भी लोकेट किया जा सकता है। उसके लिए भी हम
यही सैटेलाइट्स को यूज करते हैं, एंड इनफैक्ट वन सैटेलाइट इज एनफ। एक्चुअली स्पाइंग के लिए हम ज्यादा ये यूज नहीं करती कंट्रीज, क्योंकि ये लो अल्टीट्यूड सैटेलाइट होते हैं ना, तो दे कैन बी इजिली डिटेक्टेड। हाँ, कई अपनी लाइक एक लीगल स्पाइंग भी होती है, ठीक है, जैसे वेदर फोरकास्टिंग टाइप, वो भी तो एक स्पाइंग ही है एक किस्म से। अपर लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर जो उसकी फोटोग्राफ खींचनी है, तो सबको इन्फॉर्मेशन देनी है कहाँ कब कब बारिश होगी और कब ये नेचुरल जो प्रोसेस होते हैं, सनराइज प्रेडिक्ट करना, सनसेट प्रेडिक्ट करना, या कोई तूफान आने वाला है, कहीं प्रेशर कम हो गया एंड ऑल दैट, वो सारा भी रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट से इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जा सकती है। बेटा कोई सा भी सैटेलाइट हो, रिमोट सेंसिंग हो या जियो स्टेशनरी हो या कोई और जनरल पर्पस, ये तो स्पेसिफिक हो गए ना, जनरल पर्पस सैटेलाइट हो जैसे एजुकेशनल सैटेलाइट्स होते हैं, a satellite is always a freely falling body. A freely falling object. Freely falling object क्या होता है? देखो जैसे अर्थ है, यहां से हम किसी ऑब्जेक्ट को ड्रॉप करते हैं, इट फॉल्स फ्रीली एंड ग्राउंड को हिट करता है, तो इसके जो एक्सेलेरेशन है वो कौन सी है? एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। सैटेलाइट भी एक फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट है, बस फर्क इतना है कि उसको हमने रेस्ट में नहीं रखा। अगर ये सैटेलाइट रेस्ट में होता तो ग्रेविटी के कारण ये नीचे गिर पड़ता, लेकिन जब इस सैटेलाइट को लॉन्च किया तो इसको वेलोसिटी दी, और जब इसको वेलोसिटी दी है लेकिन ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर, तो ये ऐसे ही नहीं चला गया कि हमने तो उधर भेजा था उधर ही क्यों नहीं गया। ऐसे क्यों आया? क्योंकि ग्रेविटी फिर खींचती है, इसको नीचे गिराती है, यहाँ पहुंचने के बजाय यहाँ गिरता है। फिर हमेशा आपको पता है टेंजेंशियल होती है वेलोसिटी, फिर ऐसे जाना चाहता है, वेलोसिटी ऐसे है लेकिन फिर ऐसे गिरता है, ठीक है। तो ये बार बार गिरता रहता है, गिरता रहता है। जब बार बार गिरता रहता है तो ऑटोमेटिकली it acquires, it attains a circular path, ठीक है। यहाँ से यहाँ जाना था, यहाँ गिरा, यहाँ से यहाँ जाना था, यहाँ गिरा, यहाँ से ये टेंजेंशियल वेलोसिटी थी, it falls here. It is always a freely falling object, और इसीलिए inside an artificial satellite there is always weightlessness. किसी भी आर्टिफिशियल सैटेलाइट के अंदर हमेशा वेटलेसनेस होती है, जैसे किसी फ्रीली फॉलिंग लिफ्ट के अंदर, क्योंकि जो फ्रीली फॉलिंग लिफ्ट होती है उसके अंदर भी वेटलेसनेस है। तो हमारा जो सैटेलाइट है वो भी एक फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट है, हम इसको मैथमेटिकली प्रूव भी कर सकते हैं। इनसाइड एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट देयर इज ऑलवेज वेटलेसनेस। बेटा जो नेचुरल सैटेलाइट है जैसे मून, वो भी एक फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट है, लेकिन मून पे वेटलेसनेस नहीं होती है क्योंकि मून की अपनी ग्रेविटी है। मून तो एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट है, सैटेलाइट तो क्या है, सैटेलाइट आर्टिफिशियली बनाया होगा, इसकी अपनी ग्रेविटी नहीं होगी। ग्रेविटी प्लैनेट्स की होती है, हेवनली बॉडीज की होती है। कि ये आर्टिफिशियल ऑब्जेक्ट जो स्काई में रिवॉल्व कर रहा है अराउंड द प्लैनेट, इसकी कुछ ना कुछ लिमिटेशन ही होगी। ये वैसे मून के जितना नहीं बना सकते, मून भी बहुत बड़ा है। हाँ, हम अर्थ के साथ कंपेयर करते हैं तो बोलते हैं मून छोटा है, बट अदरवाइज इट्स आल्सो ए बिगर ऑब्जेक्ट, तो इट हैज इट्स ओन ग्रेविटी। उस ग्रेविटी के कारण मून के सरफेस पे वेटलेसनेस नहीं है। देखो एक लॉजिकल क्वेश्चन बताता हूँ आपको। 1/6 होते हैं, तो जैसे हमारा वेट अगर 60 न्यूटन है यहाँ, तो वहां 6 न्यूटन आ जाएगा। देखो बेटा, ये अगर अर्थ है या कोई भी प्लेनेट है
और अगर ये एक ऑब्जेक्ट है जिसको हमने वेलोसिटी दी v और वो ऑर्बिटल वेलोसिटी है, तो ये घूमने लगेगा, ये होगा इसका ऑर्बिट। और इसको कौन घुमा रहा है? सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है? अर्थ की ग्रेविटेशनल Gravity. फोर्स। ठीक है, ग्रेविटी मींस ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रही है। मून मान लीजिए, ये मून को नेचुरली मिली ये ऑर्बिटल वेलोसिटी। ठीक है, जब क्रिएशन हुई यूनिवर्स की तो मून को ऑटोमेटिकली ये वेलोसिटी मिली होगी, अर्थ को भी मिली होगी। अर्थ इज आल्सो ए सैटेलाइट ऑफ सन, लाइक मून इज ए सैटेलाइट ऑफ अर्थ। तो क्वेश्चन मेरा ये है कि अगर सडनली ये वेलोसिटी 0 हो जाए, अचानक से कुछ ऐसा हो कि मून की वेलोसिटी 0 हो जाए, तो क्या होगा? तो ये चीज 0 हो गई, इसकी वजह से, इस एफजी की वजह से मून विल फिट द अर्थ। जैसे ऊपर से कोई मेटोर्स और मेटेरॉइड्स आते हैं वैसे। देखो वो अलग चीज है ना, वो ग्रेविटेशनल फोर्स है, उन सी के ऊपर मून की ग्रेविटी है, मून की ग्रेविटी का इफेक्ट है पानी के ऊपर, वो टाइड्स का बनना प्रोसेस वो अलग है। अगर वेलोसिटी 0 हो जाए, मून के ऊपर सिर्फ ये ग्रेविटेशनल फोर्स रह जाएगी और जिसके कारण मून जो है अर्थ के सरफेस को टकराएगा। और दूसरा ये पता चला, ये मून अर्थ पे क्यों गिर नहीं रहा, वो तो ये इन दोनों का कारण नहीं गिर रहा, दोनों हैं इसलिए घूम रहा है। दोनों में से अगर ये VO 0 हो जाए तो ये गिरेगा जमीन पे, और अगर FG 0 हो जाए ये ऑर्बिट से बाहर चला जाएगा। जैसे वही पत्थर वाली एग्जांपल याद करो, हम पत्थर को घुमाते हैं, हाथ से खींचते भी रहते हैं, द मोमेंट वी लीव द थ्रेड तो पत्थर जो है वो फ्लाई ऑफ टेंजेंशियली। तो अगर ग्रेविटेशनल फोर्स अचानक से खत्म हो जाए तो मून विल फ्लाई ऑफ टेंजेंशियली। ठीक है, मून फिर कभी भी नहीं दिखेगा, जाएगा कहीं और, कहीं दूसरे प्लेनेट पे, या किसी और का मून बन जाएगा या किसी और का सैटेलाइट बन जाएगा, बट इट विल लीव द ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अर्थ। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू। Thank you, sir. Thank you, sir.